6 नवंबर 2005 को दिन दहाड़े कुछ लोग मियामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक लक्ष्य के साथ उतरते हैं। उनका लक्ष्य ब्रिंक वेयरहाउस था, जहां लाखों का नगद कैश रखा हुआ था। वो हथियारों से लैस थे और बहरीमी से वहां पर धावा बोलते हैं। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा गार्डों और कर्मचारियों को वो लोग जमीन पर गिरा देते हैं और $7 मिलियन लूटकर भाग जाते हैं। वहां कोई गोली नहीं चली और कोई अलार्म नहीं बजा। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि बिना गोली चलाए कोई चोरी हुई हो। इस डकैती के पीछे का मास्टरमाइंड कॉर्ट मोनेन था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, फिर भी एक ऐसी डकैती का मास्टरमाइंड था। सभी देशवासियों को उसने चकित कर दिया था। एक साधारण व्यक्ति ने इस तरह के असाधारण अपराध को कैसे अंजाम दिया। तो चलिए मैं आपको कहानी के बारे में बताता हूँ कि कहानी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ये कहानी कार्ल की है, जो 32 साल की उम्र में मियामी एयरपोर्ट पर एक डकैती के सिलसिले में शामिल हुआ था। वो क्यूबा के अप्रवासी थे और एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति माने जाते थे। लेकिन अप्रैल 2005 में एक फ़ोन कॉल ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। ये कॉल उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां से उनकी वापसी संभव नहीं थी। 1990 में जब उन्होंने अमेरिका में एक नए जीवन की तलाश शुरू की, तब उनके भविष्य के सपने में एक नया मोड़ ले लिया। उनके बचपन के दोस्त ऑनेलियो डाइस ने उन्हें फ़ोन किया और बताया कि वो एक समय में $100 मिलियन की नकदी का परिवहन कर रहे थे। दास ने बताया कि पैसे एक जर्मन बैंक से आए थे और इन्हें ब्रिंक्स द्वारा सुरक्षित किया जा रहा था। लेकिन दास ने यह भी देखा कि गोदाम की सुरक्षा में कई खामियां थी और गोदाम के दरवाजे अक्सर खुले रहते थे, जिससे डकैती करने वालों के लिए भागने का रास्ता आसान हो जाता था। जब दास ने कॉल की डकैती का प्रस्ताव दिया तो कॉल को लगा कि ये एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि उन्हें एक बच्चे को गोद लेने के लिए पैसों की जरूरत थी। कार्ल ने अपनी पत्नी दालचीनी से इस बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि वो अपने बच्चे की मां बनने वाली थी। कार्ल ने डकैती की तैयारी शुरू की और एक होटल का कमरा बुक किया, जहां से उसने गोदाम की गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने 2 चुराए गए ट्रकों को सुरक्षित किया और एक टीम इकट्ठा की, जिसमें उनके चाचा, बहनोई और एक सहकर्मी शामिल थे। 6 नवंबर 2005 को कार्ल और उनकी टीम ने डकैती की योजना बनाई और जैसे ही दास ने उन्हें बताया कि पैसे के बैग आ चुके हैं, तो कार्ल ने अपने सहयोगियों के साथ तैयारी शुरू की। जब वो ब्रिंक्स के गोदाम में पहुंचे तो अचानक एक पुलिस वैन वहां पर पहुंच जाती है और ये स्थिति शुरू में उनकी योजना के लिए समस्या लग रही थी, लेकिन बाद में ये उनके लिए फायदेमंद साबित हुई। पुलिस के ध्यान भटकने से उन्हें डकैती को अंजाम देने का सही मौका मिला। कार्ल की नसें उस समय बहुत तनाव में थी, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा और योजना के अनुसार आगे बढ़े। ये सब एक बड़े खतरे के रूप में चल रहा था, लेकिन उन्हें अपनी भविष्य की सुरक्षा के लिए ये करना बहुत जरूरी लगा। जब कार्ल, परेरा और जेफरी को समझाकर वापस लाने में सफल हुए, तब लगभग 3 बज रहे थे और ये एक महत्वपूर्ण समय था जब गोदाम में बैग का आदान प्रदान हो रहा था और ये उनके लिए हमला करने का सही मौका था, क्योंकि सभी लोग व्यस्त थे और सुरक्षा पर ध्यान कम था। जैसे ही वो गोदाम में पहुंचे तो कार्ल और परेरा ने अपने चेहरों पर रुमाल बांधकर पहचान छिपाई और लोडिंग डॉक की ओर बढ़े। दरवाजे खुले थे, जिससे बिना किसी रुकावट के अंदर जाना संभव हो गया। गोदाम के अंदर उन्होंने वही देखा जो दास ने बताया था, बड़े खुले स्थान और टोकरी और पैकिंग सामग्री से भरा हुआ था। गार्ड, जिसमें दास भी शामिल था, और नकदी के बड़े बैगों को छांटने में व्यस्त थे। बिना समय गंवाए कार्ल और परेरा ने अपनी बंदूकें निकाली और गार्डों को फर्श पर गिरने का आदेश दिया। गार्ड चौंक गए और जल्दी से आत्मसमर्पण कर दिया। कार्ल और परेरा ने 6 बैगों को चुना, जिनका वजन लगभग 38 पाउंड था, और जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो भागने लगे, एक बैग नीचे गिर गया। हालांकि उन्होंने जल्दी से अन्य बैगों को बाहर निकाला और ट्रकों में रख दिया। डकैती के दौरान एक गार्ड को दिल की समस्या के कारण अस्पताल ले जाना पड़ा और डकैती के बाद कार्ल और उसकी टीम ने एक पूर्व निर्धारित स्थान पर जाकर नकदी को प्लास्टिक की थैलियों में स्थानांतरित किया
ताकि कोई सबूत ना बचे। कार्ल ने ध्यान से बैगों की जांच की ताकि कोई ट्रैकिंग डिवाइस ना हो, और सब कुछ सही होने पर उन्होंने पैसे को अपनी कार में रखकर ट्रकों को जलाने का फैसला किया। और इसी बीच हवाई अड्डे के गार्ड अभी भी डकैती के सदमे में थे। FBI ने अपराधियों को पकड़ने के लिए एक सार्वजनिक अपील की, और कार्ल और उसके साथी अब पैसे की गिनती करने के लिए इकट्ठा हुए। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुल मिलाकर उन्होंने $7.4 मिलियन चुराए थे, और कार्ल ने सभी को चेतावनी दी कि ज़्यादा खर्च ना करें ताकि किसी को शक ना हो। हालांकि जेफरी, जो कि कार्ल का बहनोई था, इस सलाह को नज़रअंदाज उसने कर दिया और पैसों को लापरवाही से खर्च करने लगा। कार्ल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जेफरी नहीं माना। फिर FBI ने डकैती की जांच शुरू की, और कार्ल के एक मित्र ने उन्हें डकैती के बारे में सूचना दी। इस बीच जेफरी को एक बार फिर से अपहरण किया गया और कार्ल से $1 मिलियन की फिरौती मांगी गई। कार्ल ने फिरौती चुका दी, लेकिन जेफरी को गंभीर चोटें आई। हालांकि उसके घाव गंभीर थे, लेकिन जेफरी अपनी लापरवाही से जीवन शैली को नहीं बदला। 16 फरवरी 2016 को उसकी रिहाई के कुछ समय के बाद ही वो गोल्ड रश स्ट्रिप क्लब में वापस आ गया, और ठीक उसी जगह जहां उसका अपहरण किया गया था। वहां 2 महिलाएं उसे क्लब से बाहर ले गई और पार्किंग में एक SUV में लेकर गई। एक बार अंदर जाने के बाद 2 आदमी अंदर आए और पिस्तौल के बट से उसके सिर पर प्रहार किया और उसके चेहरे पर शर्ट बांध दी गई। और लगभग 12 घंटों के बाद जेफरी का एक दोस्त रॉबर्ट सॉल्टी, जो अपहरणकर्ताओं के साथ गुप्त रूप से सहयोग कर रहा था, उसने कार्ल को फोन किया और फिरौती में $500 मिलियन उसने मांगे। अपहरणकर्ताओं ने जेफरी को मारने की धमकी दी अगर कार्ल ने भुगतान नहीं किया। कार्ल, जो पहले से ही निराश था, उसने फिरौती देने से इनकार कर दिया और उसने आगे बढ़कर उसे मार डालने के लिए कहा। हालांकि अपने प्रियजनों के बहुत अनुनय के बाद वो इस भुगतान करने के लिए सहमत हो गया, और अपहरणकर्ताओं ने कार्ल की पत्नी को फोन किया। उसे अपने भाई की जान बचाने के लिए सहयोग करने की विनती की गई, और उसने उससे भी फोन काट दिया। अनिच्छा से अपनी वापसी का प्रबंध करते हुए वो अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाते समय अधिकारियों द्वारा रोका गया था। आपको याद होगा कि उसका फोन FBI द्वारा टैप किया गया था, और शुरू में उसने सोचा कि अपहरणकर्ता उसे क्लिनिक तक पीछा कर रहे थे। हालांकि जल्द ही उसे पता चल गया कि वो सोने वाला था। उसे पूछताछ के लिए मियामी में FBI मुख्यालय ले जाया गया, और जब उसे पता चला कि अधिकारियों को अपहरण के बारे में पता था तो वो चौंक गया। जेफरी, जो ट्रक के पीछे बंधा हुआ था, उसे मियामी एजेंटों, मियामी स्वाट टीम और मियामी द पुलिस विभाग और एक आइस एजेंट सहित एक संयुक्त अभियान में बचाया गया। कुल 5 लोगों को अपहरण के लिए गिरफ्तार किया गया। उसमें से 3 रॉबर्ट सॉल्ट, माइकल सेनफील्ड और गुओ डेल रोगटे ने दोषी ठहराया, और उन्हें 7 से 15 साल की सजा दी गई। 2006 के मार्च में कार्ल और उसके साथियों पर सशस्त्र डकैती का आरोप लगाया गया था, और उन सभी ने दोषी होने पर दलील दी थी। ऑडी डायस को 16 साल की सजा सुनाई गई थी, और उन्होंने 14 साल जेल में काटे थे। जेफरी बैट्राइट को 17 साल की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने 11 साल जेल में काटे, और रिहाई के कुछ समय के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। जेफरी के बहन यानी कार्ल की पत्नी ने चोरी में सहायक होने के कारण 3 साल जेल में काटे। कार्ल को जब जेल में बंद कर दिया गया तो वो अपने पुराने समय को याद कर रहा था, लेकिन उसने कहा कि सबसे कठिन हिस्सा अपने परिवार के लिए वहां पर नहीं होना था। मेरी माँ लगभग 2 बार मर गई क्योंकि उसे दिल का दौरा पड़ा था, और मेरा भाई बीमार था, उसे मानसिक समस्याएं हैं। मेरे दूसरे भाई का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और वो लगभग अपने पैरों को खो बैठा था। ऐसा था जब मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो अंत में कार्ल से दालचीनी ने तलाक ले लिया, और कार्ल ने पिता बनने का अपना सपना कभी पूरा नहीं किया। हालांकि अब मियामी में अपनी प्रेमिका और उसके बच्चे के साथ वो रहता है। 2018 में उसकी परीक्षा समाप्त होने के बाद उसने अंत में टॉइंग इंकॉर्पोरेटेड के लिए एक ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करना शुरू किया। शुरू में उसने $2 मिलियन अपने संपत्ति के छुपा कर रखे थे, और वो सब FBI द्वारा बरामद किए गए। डकैती में चुराए गए शेष $6 मिलियन आज तक बरामद नहीं किए जा सके।
तो ये थी कहानी काल की, जो कि इस कहानी का मुख्य किरदार है। और उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो अब मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।